गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारा पर्यावरण विषय के अंतर्गत पाठ 1 प्रकृति और जीव जंतु, उनकी पारस्परिक निर्भरता, म्यूचुअल डिपेंडेंसी। इस पाठ को पढ़ने के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे और जानेंगे कि पर्यावरण कहते किसे हैं। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना होता है, परि और आवरण। परि माने होता है चारों ओर और आवरण माने होता है घिरा हुआ। हम अपने आसपास अगर देखें तो तमाम सजीव और निर्जीव घटकों से हम घिरे हुए हैं। मिट्टी, पेड़ पौधे, जल, वायु, प्रकाश, ध्वनि, ये सभी चीजें हैं जिनसे हम चारों ओर से घिरे हैं। यही हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण से ही समस्त जीवधारियों का और वनस्पतियों का अस्तित्व होता है। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव रहते हैं। किन परिस्थितियों में रहते हैं और कैसे रहते हैं, सभी जीव कैसे एक दूसरे पर आश्रित हैं और सभी जीव एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम में करते हैं। तो इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र, उनके घटक कितने होते हैं और कैसे वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु रहते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इसी का अध्ययन हम पारिस्थितिकी तंत्र में करते हैं। प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में दो घटक होते हैं, सजीव घटक और निर्जीव घटक, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट में 3 श्रेणियां होती हैं। समस्त जीव लिविंग कंपोनेंट के अंदर आते हैं, जिनकी 3 श्रेणियां हैं। पहला है उत्पादक, प्रोड्यूसर, दूसरा है उपभोक्ता और तीसरा है अपघटक, डिकम्पोजर। इसके बारे में पहले हम अध्ययन कर लें। उत्पादक किसे कहते हैं? तो उत्पादक हम लोग पिछले पाठ में पढ़े भी थे साइंस में, और पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत भी ये बताया गया था कि प्रत्येक पेड़ पौधे उत्पादक की श्रेणी में आते हैं, प्रोड्यूसर कहलाते हैं वे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश की उपस्थिति में, और पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है उसकी सहायता से। अब देखिए, यहाँ भोजन बनाने की प्रक्रिया हरे पौधे कर रहे हैं, लेकिन सहायता ले रहे हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट से। कैसे? सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, खनिज पदार्थ, ये लिविंग कंपोनेंट नहीं है, ये नॉन लिविंग कंपोनेंट है, निर्जीव घटक हैं। उनकी सहायता ले रहे हैं सजीव घटक, उसमें उत्पादक। सभी उत्पादक भोजन बनाने की क्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा करते हैं। और उपभोक्ता किसे कहते हैं? उपभोक्ता जो उत्पादक पर निर्भर है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से निर्भर हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से। उपभोक्ता में भी 3 श्रेणी है। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, प्रथम चरण के उपभोक्ता, इसमें शाकाहारी जीव जंतु आते हैं। ऐसे जीव जंतु जो सिर्फ शाक सब्जियों को खाके अपना जीवन निर्वाह करते हैं। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में मांसाहारी जीव आते हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं हर्बीवोर्स, और मांसाहारी जीव जंतु को कहते हैं कार्निवोर्स।
अब देखिए, उपभोक्ता उत्पादक पर निर्भर है, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता शाकाहारी जीव जंतु प्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर है, लेकिन मांसाहारी जीव जंतु अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर है। कैसे? क्योंकि जो मांसाहारी जीव हैं वे इन जंतुओं को, बकरी, भेड़, जो सिर्फ शाक पर निर्भर है, उनको खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। अब तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता ऐसे जीव जंतु हैं जो या तो शाकाहारी जीव जंतु को या मांसाहारी जीव जंतु को खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। आप कभी सोचते होंगे, आपके दिमाग में ये बात आती होगी कि क्या जो जीव जंतु हैं, शाकाहारी जीव जंतु या मांसाहारी जीव जंतु, वे मर जाएं तो क्या पूरे धरती पे उन मरे जानवरों का अंबार लग जाता है? ऐसा तो होता नहीं है। तो उनका क्या होता है? ऐसे सारे जीव को अपमार्जक कैवेंजर इनको बोलते हैं। इसमें आते हैं गिद्ध, बाज, चील, कौवा। ये जो है मरे हुए जीव जंतुओं पर आश्रित होते हैं, मरे हुए जीव जंतुओं पर निर्भर होते हैं, उनको खाकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इतना बात समझ में आ गया? फिर से एक हम रिकॉल कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। पारिस्थितिकी तंत्र दो घटकों से मिलकर बना होता है, सजीव घटक और निर्जीव घटक, लिविंग कंपोनेंट और नॉन लिविंग कंपोनेंट। लिविंग कंपोनेंट में तीन श्रेणियां हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अवघटक। उत्पादक में हरे पेड़ पौधे हैं। उपभोक्ता में तीन चरण के उपभोक्ता हैं, शाकाहारी जीव जंतु जो प्रथम चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं, और द्वितीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं मांसाहारी जीव जंतु। तृतीय चरण के उपभोक्ता कहलाते हैं अपमार्जक, जिसमें गिद्ध, चील, कौवे, बाज आदि आते हैं। अवघटक हमने बताया कि चाहे उत्पादक हो या उपभोक्ता हो, इनके मरने पर, इनका जीवन जब समाप्त होता है तो इनको खाकर ये अवघटक अपना जीवन का निर्वाह करते हैं। और एक तरीके से ये प्रकृति के सफाई कर्मी हैं, प्रकृति के प्राकृतिक रूप से ये सफाई का काम करते हैं, अवघटक। अब हम आते हैं निर्जीव घटक के बारे में पढ़ेंगे, निर्जीव घटक के बारे में जानेंगे। नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में आते हैं स्थल मंडल, जिसमें पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, जमीन और मैदान आते हैं, जिसपे हम लोग खेती बाड़ी करते हैं। जल मंडल, हम जानते हैं कि पृथ्वी का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से घिरा हुआ है। जलमंडल में महासागर, सागर, झील और तालाब इत्यादि आता है। वायुमंडल, हमारे चारों ओर जो वायु है, हम चारों ओर वायु से घिरे हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन आदि गैसें हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम बताते हैं आगे क्या करना है। हो गया? अब हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र
तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुत माइन्यूट अंतर होता है। पोषक तल क्या होता है अभी समझेंगे कि कैसे ऊर्जा का प्रवाह होता है। एक उपभोक्ता, प्रथम चरण के उपभोक्ता, द्वितीय चरण के उपभोक्ता, तृतीय चरण के उपभोक्ता, इनमें ऊर्जा का प्रवाह होता है। इस ऊर्जा का प्रवाह का अध्ययन हम इस पोषक तल में करेंगे कि कैसे होता है और क्या होता है। पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक क्रम में होता है जो विभिन्न पोषक तलों में विभक्त किए गए हैं। तो पोषक तल 1, इसमें क्या होता है, इसमें प्रथम उत्पादक ही प्रथम पोषक तल के अंतर्गत आते हैं। मतलब स्वपोषी जो पौधे हैं, स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वे इसके अंतर्गत आते हैं। हरे पेड़ पौधे। पोषक तल 2 में इसके अंतर्गत हमने जो बताया शाकाहारी जीव जंतु आते हैं जो हरे पेड़ पौधों को, घास को खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जैसे गाय, बकरी, भेड़, खरगोश आदि। पोषक तल 3, इसमें द्वितीय चरण के उपभोक्ता आते हैं। पोषक तल 3 में द्वितीय चरण के उपभोक्ता आते हैं, मतलब मांसाहारी जीव जंतु आते हैं। मांसाहारी जीव जंतु जैसे शेर, चीता, बाघ आदि। पोषक तल 4, पोषक तल 4 में सभी स्तर के जीव जंतु और मनुष्य आते हैं जो अपने भोजन के लिए इन तीनों तल पे निर्भर है। मांसाहारी जीव जंतु जो अपने भोजन के लिए पौधों और शाकाहारी जीव जंतु पे निर्भर होते हैं। इसी के अंतर्गत पोषक तल के बाद एक चीज और आता है, आहार श्रृंखला। आहार श्रृंखला, फूड चेन, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में जीव जंतुओं के भोजन से संबंधित कड़ी या श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला में एक सिरे पर प्रथम उत्पादक होता है, और अंतिम सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। सर्वोच्च उपभोक्ता मतलब अपघटक, अपघटक बैक्टीरिया इत्यादि इसमें आते हैं। बैक्टीरिया आहार श्रृंखला में ये हमेशा ध्यान रखना है कि प्रथम पहले उत्पादक आएगा और सबसे अंत में सर्वोच्च उपभोक्ता आएगा। और सर्वोच्च उपभोक्ता मांसाहारी जीव जंतु न होके अपघटक आएगा जो सड़ाने और गलाने का काम करता है। प्रथम उत्पादक घास, घास को खाया बकरी, बकरी को खाया शेर, शेर को मान लीजिए यहाँ खाया मनुष्य, या नहीं खाया, यहाँ पे ये खत्म हो गया, यहाँ ये नहीं आया, शेर मर गया, तो इसको कौन अपघटित किया? बैक्टीरिया। इसको नोट कीजिए, फिर बताते हैं आगे।
गया। अब ये कहता है आहार जाल। फूड वेब। क्या होता है कि आहार श्रृंखला एक सीधी रेखा में होती है, लेकिन कभी कभी आहार श्रृंखला एक सीधी रेखा में ना होके कई तरीके से जाल बनाती है। इसी को आहार जाल कहते हैं। जैसे मनुष्य शाकाहारी है, लेकिन अनेक स्तर पर मनुष्य मांसाहारी भी है। वह एक समय में ही विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को समाहित करता है, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं में रहता है। इससे अनेक आहार श्रृंखलाएं बन जाती हैं, उसको हम कहते हैं आहार जाल। इसको सरल भाषा में हम ये कह सकते हैं कि कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर फूड चेन मिलकर आहार जाल बनाते हैं। आहार जाल फूड वेब बनाते हैं। फूड वेब बनाते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ऊर्जा का प्रवाह। फ्लो ऑफ एनर्जी। पारिस्थितिक तंत्र में या पारस्परिक निर्भरता में हम लोग जो कुछ भी पढ़ रहे हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और घटक, इन सब चीजों के पढ़ने का सीधा सीधा तात्पर्य यही है कि हम एक दूसरे पर निर्भर क्यों हैं और किस लिए हैं। इसका सीधा सा जवाब है ऊर्जा का प्रवाह। सूर्य एकमात्र ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से ऊर्जा लिया पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, जिसमें उसने भोजन बनाया, इसीलिए उसको उत्पादक कहते हैं। जो भोजन बनाया उस भोजन में ऊर्जा निहित है, संचित है। उस ऊर्जा का उपयोग उपभोक्ता किया, चाहे वो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता हो या द्वितीय श्रेणी का या तृतीय श्रेणी का। तो हरे पेड़ पौधों को, घास को, साग सब्जी को अगर बकरी खाई तो जो ऊर्जा निहित थी घास में, पौधों में, वह ऊर्जा ट्रांसफर हो गई उपभोक्ता में। यही पढ़ना है ऊर्जा का प्रवाह। तो अब देखिए, सूर्य ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। उस ऊर्जा से आया घास में, घास से ऊर्जा आई प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता में, शाकाहारी जीव जंतुओं में। यही ऊर्जा का प्रवाह है। माने निर्जीव घटक से ऊर्जा का प्रवाह सजीव घटक में एक दूसरे पर, जो हम लोगों ने पढ़ा है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, उसमें ऊर्जा का प्रवाह होता रहता है। ये हम लोग पढ़े। अब हमारा क्या दायित्व है कि इस प्रकृति के संतुलन को, पारिस्थितिकी संतुलन को हम कैसे बेहतर बनाए रखें। क्योंकि आज हम देख रहे हैं हमारा प्रकृति काफ़ी असंतुलित हो गया है, प्रदूषण काफ़ी बढ़ गया है, जिससे तमाम तरह की समस्याएं हमारे सामने आ रही हैं और तमाम तरह की बीमारियां फैल रही हैं। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। पारिस्थितिकी संतुलन।
ये हमारे जीवन के लिए, पूरे पृथ्वी के लिए पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हमें नदियों, सागरों को साफ सुथरा रखना पड़ेगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधों को लगाना पड़ेगा, क्योंकि हरे पेड़ पौधे ही वायु को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधों को काटना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो वन्य जीव हैं उनको भी हमें संरक्षित करना है। तमाम तरह के जीव जंतु ऐसे हैं जो इस प्रदूषण की वजह से या तो विलुप्त हो गए हैं या विलुप्ति की कगार पे हैं। कीटनाशकों का प्रयोग कम से कम करना है, बहुत कम से कम कीटनाशकों का प्रयोग करना है। इन सब कार्यों को करके हम अपने पारिस्थितिकी को बेहतर बना सकते हैं। इस पाठ को हमने बहुत संक्षेप में बताया है। अब 3-4 चीज़ हम बताएंगे जिसको आप गृह कार्य के तौर पे अभ्यास करेंगे, लिखेंगे। वो हम लिख दे रहे हैं। इस पाठ से संबंधित अगर कोई समस्या हो तो आप हमसे फ़ोन करके व्यक्तिगत तौर पर पूछ सकते हैं। कल हम फिर उपस्थित रहेंगे।